एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। जी, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप चैट पे मुझे यस लिख के बता दीजिए ताकि हम क्लास शुरू करें आज की। जी, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फातिमा, हानिया, हमना, साथ। ठीक है जनाब, सही है। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर है, जो टॉपिक है इमोटिव लैंग्वेज, न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्प्यूट। तो इसमें हम सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इमोटिव लैंग्वेज क्या है, न्यूट्रल लैंग्वेज क्या है, और डिस्प्यूट्स क्या होते हैं लॉजिक में और लैंग्वेज में। तो फर्दर वक्त जाए के बगैर चलते हैं आगे और टॉपिक को हम करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में मौजूद है वो है, व्हाट इज इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है। तो इमोटिव लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द वर्ड्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ आवर लिसनर। वो वर्ड्स, वो अल्फाज, वो लैंग्वेज जो सुनने वाले के एटीट्यूड पर असरअंदाज होती है, यानी जिसकी वजह से सुनने वाले का एटीट्यूड चेंज हो जाए, वैसी लैंग्वेज, ऐसे अल्फाज, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी वोकैबुलरी, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इमोटिव लैंग्वेज। ठीक है। ये इसको ये कहते हैं कि वो लैंग्वेज जिसकी वजह से जो ऑडियंस है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए, बाय एक्सीडेंट और बाय डिजाइन। यानी जो बोलने वाला है या तो वो जानबूझकर ऐसे अल्फाज या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे जिसकी वजह से जो सुनने वाला है, ये जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, उसकी एटीट्यूड और इमोशन में तब्दीली आ जाए, या फिर ऐसे अल्फाज जो हादसाती तौर पर, यानी यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दो चीजें लिखी है, बाय एक्सीडेंट एंड बाय डिजाइन। तो बाय एक्सीडेंट और बाय डिजाइन का मतलब ये है कि या तो हादसाती तौर पर सुनने वाले के एटीट्यूड में तब्दीली आ जाए, या फिर जानबूझकर बोलने वाले की इंटेंशन ये है कि वो सुनने वाले के एटीट्यूड को चेंज कर दे बाय यूजिंग डिफरेंट इमोटिव वर्ड्स इन हिज लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं इमोटिव लैंग्वेज। अच्छा, अब जो सबसे अहम तरीन बात यह है कि जब हम अपनी लैंग्वेज में
कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसकी वजह से सुनने वाले के एटीट्यूड और इमोशन में चेंज आ जाए, उसको हम इमोटिव लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट कीजिए, देयर आर सम एब्यूसिव वर्ड्स। ठीक है, देयर आर सम एब्यूसिव वर्ड्स which are used to some people। नहीं, जरूरी नहीं कि इम्प्रेस करने के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। अभी जैसे मैं अभी आपको जो एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अक्सर गुफ्तगू के अंदर इफ समवन यूज सम एब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है, डायरेक्टली टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, कि जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, बात करते करते कोई एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो एब्यूसिव वर्ड इतना हार्ड हो, यानी जिसको मैं कह रहा हूँ गालियां, अगर आप सामने वाले को गाली दे दे तो यू नो व्हाट रिएक्शन इट कम्स। तो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, वो लफ्ज था इमोटिव वर्ड यानी गालियां, और आपने सामने वाले को बुरे अल्फाज से मुखातिब किया या उसको गाली दी गुस्से के अंदर, तो उसके नतीजे में जो सुनने वाला है उसके एटीट्यूड में तब्दीली आ गई, यानी शोड डिफरेंट रिएक्शन आपके उस गलत वर्ड के इस्तेमाल से। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट यू, he even start fighting to you, and even he can have a misbehavior with you, and he can deal in a very harsh way। So it does not mean कि गालियां हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए देते हैं। तो अचानक बाय एक्सीडेंट अगर आपसे कोई बुरे अल्फाज निकल जाए किसी के लिए, या कुछ जानबूझ के आप ये सोच रहे हो कि आई शुड यूज द एब्यूसिव लैंग्वेज फॉर हिम, सो द रिएक्शन कम्स, वो जो अल्फाज हैं उसको हम कहेंगे इमोटिव वर्ड्स। अब लॉजिक का काम ये है कि कैसे जो हार्श रियलिटी है उसको जेंटल वर्ड से चेंज कर दिया जाए। हार्श रियलिटी को जेंटल वर्ड से चेंज कर दिया जाए। जब हम किसी हार्श रियलिटी को जेंटल वर्ड से चेंज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिक में यूफिमिज्म, बिल्कुल एट द बॉटम आप देख सकते हैं कि हार्श रियलिटी को जब आप जेंटल वर्ड से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, so we say it euphemism। ऊपर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड दैट आर कॉमनली इवोक्ड बाय सम वर्ड्स, यानी वो अल्फाज जो आम तौर पर किसी की नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, लीड टू द क्रिएशन ऑफ euphemism। तो ऐसे जो एक्शन है, ऐसे जो अल्फाज हैं, वो फिर आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, और सोचने पर आपको मजबूर करते हैं कि कैसे आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए, ठीक है, और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो इसके लिए लॉजिक के अंदर एक टेक्निकल टर्म है जिसको कहते हैं यूफिमिज्म। यूफिमिज्म हम कहते हैं हार्श रियलिटीज फॉर जेंटल वर्ड्स, या जेंटल वर्ड्स फॉर द हार्श रियलिटी। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल ये है, अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई फला जो है वो मर गया। हाउ डज इट फील टू से ये फला आदमी कल मर गया? दिस इज अ हार्श रियलिटी, मरना, and it sounds so awkward। ये इट साउंड सो ऑकवर्ड टू से वो मर गया। क्या होना चाहिए इसके लिए? जेंटल वर्ड्स क्या होना चाहिए मरने के लिए?
डेथ, डेथ जेंटल वर्ड है, हमना तारीफ। डेथ का मतलब मरना ही तो होता है। और सोचिए जरा। मर गया से काफी बेहतर वर्ड है। बिल्कुल भी नहीं है। कंडोलेंस, कंडोलेंस तो ताजियत को कहते हैं। अब मैं आपसे एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देखिए बताइएगा कि कौन सा वर्ड बेहतर है। वो कल 5 बजे मर गया। वो कल 5 बजे मर गया। और दूसरा जुमला है, उसका कल 5 बजे इंतकाल हो गया। विच वन इज क्वाइट यू नो जेंटल, मर गया या इंतकाल हो गया? ठीक है, तो ये जो इंतकाल हो गया, दिस इज अ जेंटल वर्ड फॉर द हार्श ईयर। तो जो जिसके घर इंतकाल हुआ है, जब वो इंतकाल का लफ्ज होता है तो बेटर क्या आप कहते हैं भाई फला कब मरा। अब एटीट्यूड देखें, आप कहें किसी से भाई फला साहब कब मरे आपके घर में, और अगर आप कहेंगे फला साहब का इंतकाल कब हुआ, इन दोनों के इमोशंस में जमीन आसमान का फर्क। इसको हम कहते हैं यूफिमिज्म। नाउ लुक एट दैट दीज वर्ड्स, some of the example of euphemism. Passed away instead of died. तो बजाय इसके कि हार्श यानी कि इस्तेमाल करें died, the better word is passed away. Dearly departed instead of died. Ethnic cleansing यानी नस्ल कशी, ethnic cleansing instead of genocide. जीनोसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा हार्श वर्ड है, और इसका अगर इमोटिव इम्पैक्ट पैदा करना है तो क्या है, एथनिक क्लींजिंग। जैसे अक्सर क्लींजिंग करते हैं हम अपने फेस की, अपने चेहरे की, अपनी बॉडी की, ठीक है, यही क्लींजिंग यहाँ पर भी है, लेकिन इसका मतलब क्या आ रहा है, एथनिक क्लींजिंग, जीनोसाइड। नेगेटिव पेशेंट आउटकम इंस्टेड ऑफ डाइड, कोलेक्ट्रल डैमेज इंस्टेड ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, कि उसकी एक हादसाती मौत। अब हादसाती मौत बड़ा हार्श वर्ड है, तो क्या होना चाहिए कि इट वाज अ कोलेक्ट्रल डैमेज। पुट टू स्लीप, सुला देना, इंस्टेड ऑफ यूथनाइज। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इंस्टेड ऑफ एबॉर्शन। आप अपने इर्द गिर्द लफ्ज एबॉर्शन सुनते हुए दिखाई देते हैं। सो एबॉर्शन अ वर्ड विच इज क्वाइट हार्श बट विच इज वेरी कॉमन इन अवर सोसाइटी। एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज जो है, एक अच्छी गुफ्तगू, अच्छी लैंग्वेज के अंदर आपको एबॉर्शन के बजाय प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। बाइट द बिग वन इंस्टेड ऑफ डाई। ठीक है, इसी तरह कुछ अल्फाज हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं आप?
जब आप किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बड़ा रश हो, आप वहां बैठने की जगह मिल जाए, तो आप अपने ऑर्डर देने के लिए आप क्या करते हैं? किसको मुखातिब करते हैं? वेटर। वेटर का मतलब क्या होता है? जी, वेटर को बुलाते हैं, वेटर का मतलब क्या होता है? जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटर? किसी को नहीं पता वेटर का मतलब? नहीं, जो फूड तो सर्व करता है, लेकिन उसकी कोई रिप्लेसमेंट वोकैबलरी है? उर्दू में क्या कहना है वेटर को? साथ कह रहे हैं कि जानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वेटर। हम ना कह रही है खिदमत करने वाला, तो आप कहती है एक खिदमत करने वाला जरा इधर आया ना, ये कहती हैं आप? इधर आना, जरा खाना लेके आना। घर घर का माहौल बना देती हैं आप। ऐसा है तो नहीं? छोटू। हाँ, छोटू इधर आना। अगर वो बड़े उम्र का हो, 80 50 60 साल का, तो फिर भी छोटू कहती हैं, छोटू जरा इधर आना। जैसे घर की बात चल रही है। छोटू, मोटू, लंबू, पतलू। वेटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इसका मतलब होता है नौकर। सो इट फील्स ऑकवर्ड कि ही इज नॉट योर नौकर, वो आपका नौकर नहीं है। ठीक है? ही इज योर सर्विस प्रोवाइडर। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी जगहों पर जो वेटर होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं उनकी शर्ट के ऊपर। ठीक है? तो अगर आप किसी को किसी के नाम से मुखातिब करके बुलाएं, इट फील्स गुड और इट फील्स बैड। इट फील्स गुड कि जब आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं, इट फील्स गुड। इट क्रिएट्स emotive impact on the listener, and he might give you good service. Even if you say, if you do not know his name, you can say bhai जरा इधर आएगा. So to say a waiter a bhai in our society, it's a good thing. Emotive impact. ठीक है? So when you replacing the word, बजाय इसके क्या आप कहेंगे वेटर जरा इधर आना, तो वो आपका नौकर नहीं है, वो जॉब कर रहा है और जॉब के आवर्स के अंदर आपको सर्विस दे रहा है। हाउ ही कुड बी योर सर्वेंट? या सर्वेंट जरा इधर आना। सो पॉइंट आपको जो समझाना चाहा था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी लैंग्वेज में जहां पे हार्श रियलिटी हो, उसको रिप्लेस करके जेंटल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक इमोटिव इम्पैक्ट पैदा किया जा सके। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है यूफिमिज्म। सो इमोटिव लैंग्वेज क्लियर है अब तक? द क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज कैन बी डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव, and the careless use of language can lead to the needless misunderstanding and dispute. अगर आप लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, किसी को धोखा भी दे सकते हैं। जैसा कि जब हम कहते हैं कि भाई जरा इधर आना, तो ये डिसेप्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज है तो जेंटल वर्ड। ही इज नॉट योर ब्रदर, लेकिन अपना मफाद निकलवाने के लिए आप उसको भाई कह के बुला रहे हैं।
ठीक है। सो द अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लेवरली लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, कब, कैसे और कहाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। एंड द केयरलेस यूज ऑफ लैंग्वेज कैन लीड टू नीडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। अगर आप लैंग्वेज को केयरलेसली इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट यानी झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज को क्लेवरली इस्तेमाल करें और अवॉइड करें कि केयरलेस यूज ऑफ लैंग्वेज ना हो, क्योंकि अगर केयरलेस यूज ऑफ लैंग्वेज होगा तो उससे बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और आपस में झगड़े या फसाद या नफरत, यहाँ तक कि कत्ल गारतगरी क्रिएट हो सकती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ सेंसिटिव इंग्लिश इज, हाउ सेंसिटिव लैंग्वेज इज, ये लैंग्वेज कितनी सेंसिटिव है, और उसका सही इस्तेमाल और सही जगह पे उसकी लॉजिक इस्तेमाल करके आप बहुत से मसाइल से बच भी सकते हैं और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है लैंग्वेज के यूज करने की, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट बनते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा होता है? मैनिपुलेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, playing on the emotion of readers and listeners is a central technique in the advertising industry. जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो सेंट्रल टेक्निक है वो क्या है? वो है जो रीडर है और लिसनर है उसके इमोशन से खेलना। तो जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, आप ये ना समझें कि ये आवाम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, बल्कि ये जितने भी एडवर्टीजमेंट है ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है जो कि एडवर्टाइजर इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जरूरी नहीं कि उस एडवर्टीजमेंट के अंदर सच्चाई मौजूद हो, हकीकत मौजूद हो, आपके लिए कोई फायदा हो, आपका कोई बेनिफिट नो। द अल्टीमेट बेनिफिट इज फॉर द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एंड व्हाट दे डू, दे यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, एक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो रीडर और लिसनर है उसके अंदर इमोशन को क्रिएट किया जा सके। तो आप कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देखें, अभी रिसेंटली रमजान के अंदर टीवी अगर आप देखें तो आपको चैरिटी की एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएंगे, ठीक है, आपको चैरिटी के एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएंगे। फिर पूरे कराची में आप घूमते रहें तो आपको इश्तिहार नजर आ जाएंगे कि चंदा दें और अपनी ज़कात हमें दें और फला फला फला। ये क्या है? ये भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। मतलब एक हॉस्पिटल है LRBT, जो कि आंखों का हॉस्पिटल है, वो उसने जो एडवर्टीजमेंट की है वो ये की है कि क्या मैं अपने बाप को इस ईद में देख पाऊंगा, वो एक्चुअली ब्लाइंड है। तो वो ये उस एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया गया कि भाई हमें चंदा दें ताकि मेरे बच्चे का इलाज करें और फिर ये इस काबिल होकर ही देख सकें। तो ये इमोशनल यूज ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल। देन वी हैव व्हाट इज न्यूट्रल लैंग्वेज। न्यूट्रल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है विच इज नॉट ऑफेंसिव, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो ऑफेंसिव नहीं होती, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल लैंग्वेज। मेडिकल डॉक्टर जब आप उसके पास जाते हैं किसी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, तो मेडिकल डॉक्टर चाहे वो मेल या फीमेल हो, जब आपसे आपके पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, सो ही यूजेस द मेडिकल टर्मिनोलॉजी about your problems or the body organs that have the problem, ठीक है। So when he used the neutral language, so he does not mean to do an offensive, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको ऑफेंसिव करे या आपको बुरा लगे, बल्कि जो वो वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहा होता है वो मेडिकल टर्म्स की, ठीक है।
सो व्हेन देयरफॉर जो डॉक्टर्स हैं वो खुलकर अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट के साथ, क्योंकि देयर लैंग्वेज इज न्यूट्रल and it is nothing to do with the male or female. It is nothing to do with the male and female organs. Rather, whatever the problem the organs have, they discuss with the name of those organs, and they discuss it with the neutral way. Neutral way means the terms, the terminology that is used in medical science. ठीक है, तो न्यूट्रल लैंग्वेज की एक मिसाल यहाँ मौजूद। The medical vocabulary dealing with human reproduction is neutral and not offensive. इंसानी रिप्रोडक्शन के बारे में जब कोई मेडिकल वोकैबुलरी आपको बता रही हो, जब कोई डॉक्टर आपको बता रहा हो, तो वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होता है वो न्यूट्रल होती है, वो ऑफेंसिव नहीं होती, वो इमोटिव नहीं होती। इमोटिव लैंग्वेज मैनिपुलेटिव होती है, कभी कभी ऑफेंसिव भी हो सकती है, कभी कभी उसमें बुरे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, द मेडिकल वोकैबुलरी डीलिंग विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज न्यूट्रल एंड नॉट ऑफेंसिव। अब यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर आम जुबान में बोला जाए तो इट फील्स ऑकवर्ड एंड इट फील्स प्रोहिबिटेड, और उसको मायूब समझा जाता है और उसको रोक दिया जाता है। तो इसीलिए जो न्यूट्रल लैंग्वेज है वो क्या करती है, वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ऑफेंसिव नहीं होती, बल्कि उसका मकसद होता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना आपके बारे में। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अच्छा, अब ये पॉइंट है कि इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज is appropriate in some context। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि कहीं कहीं आप अपनी लैंग्वेज में इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कलरफुल अल्फाज जो भी मैंने जिक्र किया है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो अल्फाज आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन शायरी के अंदर, शायरी में सब कुछ चलता है, हर अल्फाज चलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं। लेकिन जो हाईली इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है, जो हाईली इनएप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्वे रिसर्च, वहां पर आपको इमोशनल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। मसलन आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपको इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, इमोटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज या इमोटिव लैंग्वेज अगर आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिसर्च कम और गोला गंडा ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो कहां पर कब इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज या इमोटिव अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, you should know so that you can give the right language understanding to the others. Now we are going to discuss about dispute, agreement and disagreement. सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्यूट क्या होता है। A dispute between two people occurs due to disagreement in belief about the fact or disagreement in attitude about the fact। जब भी दो लोग आपस में एक दूसरे से किसी फैक्ट यानी किसी बिलीफ या किसी एटीट्यूड की वजह से एक दूसरे से डिसएग्री कर जाएं, तो उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट या झगड़ा पैदा होता है। दोबारा सुन लीजिए कि जब भी दो लोगों के दरमियान बिलीफ अबाउट द फैक्ट और एटीट्यूड अबाउट द फैक्ट के दरमियान कोई फर्क आ जाए, यानी दोनों लोग आपस में एक दूसरे से डिसएग्री करें बिलीफ पर और एटीट्यूड पर, और दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ना हो, सो दे हैव अ डिस्प्यूट अमंग ईच अदर। इसकी हम मिसाल आगे देखेंगे। तो ये जो डिस्प्यूट है ये चार किस्म के होते हैं।
Disagreement are of four types. Agree in belief and attitude. दो लोग आपस में एक दूसरे से बिलीफ में भी एग्री कर सकते हैं और एक दूसरे से एटीट्यूड में भी एग्री कर सकते हैं। मिसाल इसकी है, एक शख्स से कहता है कि आई लाइक, बल्कि एक शख्स से कहता है कि पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1990 एंड आई लाइक द विनिंग ऑफ पाकिस्तान। जब ये बात कही जाए दूसरे आदमी से और वो जो सुन रहा हो वो कहेगा यस आई एग्री दैट पाकिस्तान वन इन 1992 एंड आई लाइक टू द विनिंग, मुझे भी विनिंग जो है पसंद आई। तो इसका मतलब दोनों आपस में इस बात से एग्री कर रहे हैं कि 1992 में वर्ल्ड कप हुआ और दोनों इस बात से एग्री कर रहे हैं एटीट्यूड से कि दोनों को वो विनिंग पसंद आई। जहाँ पे भी लाइक का लफ्ज आ जाए वो हो गया एटीट्यूड और जहाँ पे भी फैक्ट आ जाए वो हो गया बिलीफ। तो जब दो लोग आपस में बिलीफ पर और एटीट्यूड पर एग्री करते हैं तो ये पहली एग्रीमेंट हमारी होगी। ठीक है, तो हम किसी से भी एग्री कर सकते हैं, हो सकते हैं बिलीफ और एटीट्यूड की बुनियाद। वो ये कहे कि भाई पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड और केम इनटू बीइंग 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ वंडरफुल चीज। सामने वाला शख्स की बात सुन के कहता है कि यस यू आर राइट, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 एंड आई एग्री दैट इट वाज अ वंडरफुल क्रिएशन। दोनों लोग आपस में बिलीफ पर भी एग्री कर रहे हैं और एटीट्यूड पर भी एग्री कर रहे हैं। क्लियर होगी बात ये? एग्री ऑन बिलीफ इन बिलीफ बट डिसएग्री इन एटीट्यूड। दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं बिलीफ पर लेकिन डिसएग्री कर रहे हैं एटीट्यूड पर। अभी की मिसाल को उल्टा कर, ये दो लोग आपस में इस बात पे एग्री तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उनमें से एक कह रहे हैं कि मुझे जो विनिंग है वो पसंद नहीं आई, जिस तरह खेलना चाहिए था उसका नहीं खेला लेकिन जीत गए। एक कह रहा है कि आई लाइक द विनिंग। सिंपली क्या है, एग्री कर रहे हैं बिलीफ पर लेकिन जिस एग्री कर रहे हैं एक दूसरे से एटीट्यूड। एग्री इन एटीट्यूड बट डिसएग्री इन बिलीफ। अब ये रिवर्स हो गया कि डिसएग्री कर रहे हैं बिलीफ पर और एग्री कर रहे हैं एटीट्यूड पर। एक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 1991 में वर्ल्ड कप जीता है, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं 1992 में वर्ल्ड कप जीता है। दोनों डिसएग्री कर गए बिलीफ पर। एक ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, दूसरा भी कह रहा है कि हाँ खेला बहुत अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने 1991 में वर्ल्ड कप जीता है। तो एटीट्यूड पे दोनों एग्री कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है एक के ख्याल में कि 1991 में वर्ल्ड कप जीता है, एक कह रहा है 90 में। तो बिलीफ पर डिसएग्रीमेंट हो गया, एटीट्यूड पर एग्रीमेंट। दोनों कह रहे हैं कि हाँ अच्छा खेला। डिसएग्री इन बोथ एटीट्यूड एंड बिलीफ। बिलीफ और एटीट्यूड में दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। इसकी मिसाल आप मुझे सोच के बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्यूट फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। डिस्प्यूट तीन कैटेगरीज में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ऑब्वियसली जेन्युइन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की जो पहली कैटेगरी उसको हम कहते हैं ऑब्वियसली जेन्युइन डिस्प्यूट। ऑब्वियसली जेन्युइन डिस्प्यूट ये हो सकता है कि आपने आप ये बता दें कि भाई फॉर एग्जाम्पल दो मुल्क हैं और आपस में इस बात से झगड़ रहे हैं कि ये बॉर्डर है ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से मैप के जरिए उस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है और मैप के जरिए बताया जा सकता है कि ये तुम्हारी बॉर्डर लाइन है और ये हमारी बॉर्डर लाइन।
ऑब्वियसली जेन्युइन डिस्प्यूट। मेयरली वर्बल डिस्प्यूट, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा अटेंडेंस का। मेयरली वर्बल डिस्प्यूट, ऐसे ऐसे डिस्प्यूट जो लफ्जों पे शुरू के लफ्जों पर खत्म हो जाते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। किसी भी मौजूद, किसी भी बहस, किसी भी बात, किसी भी जुमले पर आप डिबेट करना शुरू कर दें और इन द एंड उसका कोई एंड रिजल्ट ना हो, तो उसको कहते हैं वर्बल डिस्प्यूट। किसी वर्ड को ले लें कि लफ्ज राउंड का मतलब क्या होता है। किसी सिचुएशन को ले लें कि भाई एक गिलहरी है, वो एक दरख्त से चिपकी हुई है, ठीक है, और आप उसको देख रहे हैं। तो जब आप उसको देखने के लिए घूम रहे हैं जहां जहां गिलहरी जा रही है दरख्त के ऊपर, तो आप एक्चुअली गिलहरी के गिर्द घूम रहे हैं या दरख्त के गिर्द घूम रहे हैं। अब ये डिबेट हो गई। कोई अगर नहीं, एक्चुअली हम दरख्त के गिर्द घूम रहे हैं, तो कहेगा नहीं क्योंकि हम गिलहरी को देख रहे हैं तो हम एक्चुअली गिलहरी के गिर्द घूम रहे हैं। और ये डिबेट होने के बाद खत्म हो जाए, तो लफ्जों पे शुरू होगी, लफ्जों को खत्म हो जाए। और आखिरी हमारे पास है एपरेंटली वर्बल बट रियली जेन्युइन। ऐसा डिस्प्यूट जो कि वर्बल हो, लफ्जों पर बेस करे, और हो जेन्युइन, मसलन एबॉर्शन, ठीक है। तो ये एबॉर्शन जो है, ये एक वर्बल डिस्प्यूट है और जेन्युइन डिस्प्यूट। क्योंकि जेन्युइन डिस्प्यूट वो होते हैं जिसका कोई ना कोई हल निकल आए, और वर्बल डिस्प्यूट वो होते हैं जिसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके मीनिंग को समझ सकें। ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट वी हैव। एग्जांपल तो देखिएगा, तो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि डिसएग्री बोथ एटीट्यूड एंड बिलीफ। ये आप मुझे अभी करके देंगे और मुझे इसकी मिसाल देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। शॉर्ट लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा। तो फर्दर क्लास हमारी नहीं होगी क्योंकि टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। प्लीज अटेंडेंस मुझे भेज दें एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो मैंने आपको दिया है डिसएग्री बोथ एटीट्यूड एंड, इसकी मिसाल एग्जाम्पल आप मुझे व्हाट्सएप पर देंगे, मैं भेजता हूँ।